नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा, घंटों तक सड़क जाम, ठहर गया हनुमानगढ़। निर्भया कक्ष बनाने वाला हनुमानगढ़ प्रदेश का पहला जिला मुख्यालय, कलेक्टर ने किया उद्घाटन। खैरातीलाल अपहरण कांड में वकीलों में रोष, पुलिस को दिया 2 दिन का अल्टीमेटम। सीवरेज की गुणवत्ता पर उठे सवाल, ठेकेदार बदला वीएम कॉलेज के पास, हाल बेहाल। अब समाचार विस्तार से। जब सिस्टम फेल होने लगता है तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है और समाज आंदोलित हो उठता है। हनुमानगढ़ में भी यही हुआ। एक नाबालिग लड़की को भगाने के आरोपितों को पुलिस पकड़ने में नाकाम रही तो बजरंग दल कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा। कई बार एसपी से मुलाकात के बाद जब सिर्फ आश्वासन मिला तो कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रोडवेज डिपो के पास ओवरब्रिज पर जाम लगा दिया। इससे पूरा शहर जैसे घंटों तक ठहर सा गया। मिर्जावाली मेयर की एक नाबालिग लड़की को भगाने वालों के खिलाफ पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई नहीं करने से क्षुब्ध बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को जंक्शन ओवरब्रिज पर घंटों तक जाम लगाया। जाम से आम जीवन जैसे ठहर सा गया। दोपहिया वाहन चालकों को भी चूना फाटक से होकर मार्केट जाना पड़ा। बजरंग दल के जिला संयोजक आशीष पारिक व विश्व हिंदू परिषद के मोहन चंगोई आदि के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने ओवरब्रिज को जाम कर दिया। वे तपती जमीन पर ही बैठ गए और आवागमन रोक दिया। इस दौरान पुलिस विरोधी नारेबाजी कर भी अपना गुस्सा भी उतारते रहे। सूचना मिलते ही जंक्शन थाना प्रभारी नारायण सिंह भाटी, टाउन थाना प्रभारी अरविंद बैरड और यातायात थाना प्रभारी विक्रांत शर्मा आदि दलबल के साथ पहुंचे। उन्होंने वार्ता की लेकिन कार्यकर्ताओं ने उनकी एक नहीं सुनी। बाद में एडीएम परमेश्वर लाल, एएसपी महेंद्र हिंगोनिया, एसडीएम अमरनाथ अग्रवाल और डीएसपी अतर सिंह पूनिया भी मौके पर पहुंचे। मैराथन वार्ता विफल होती रही। आखिर में भाजपा के प्रदेश मंत्री कैलाश मेघवाल को बुलाया गया। उन्होंने भी पुलिस अधिकारियों से बातचीत की। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का कहना था कि वे इस मसले पर दर्जनों बार एसपी शरद कविराज से मिले। उन्होंने हर बार आश्वासन दिया और कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर में तंग आकर यह निर्णय लेना पड़ा। उन्होंने जनता से भी माफी मांगी और कहा कि बेटी बहुओं की इज्जत बचाने के लिए इस तरह के कदम उठाने पड़ते हैं। इसके लिए पुलिस जिम्मेदार है। आखिरकार बात बनते ही जब जाम खुला तो लोगों को राहत मिली। करीब 1.25 महीने पहले हमारे हिंदू समाज की एक युवती का मुसलमान समाज के कुछ युवकों ने अपहरण करके ले गए थे। उसके अंदर हमने करीब 1.25 महीने पहले एफआईआर दर्ज करवाई थी और लगातार 20 बैठकें हमने प्रशासन के साथ की कि उन्हें गिरफ्तार किया जाए और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। उसके बावजूद भी प्रशासन नहीं चेता और प्रशासन ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। इतना समय बीत जाने के बाद भी एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, लड़की बरामद नहीं हुई। इस वजह से हमें आज उग्र आंदोलन की ओर अग्रसर होना पड़ा और आज हमने इसके तहत कलेक्ट्रेट से हम इकट्ठा होकर के यहाँ पर आए और हमने ये जाम की कार्रवाई की है। अगर प्रशासन अब भी नहीं चाहता तो हम आगे इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए अग्रसर होंगे। काफी संवेदनशील था, लोगों का आक्रोश जायज था और हमारे लोग हैं, समाज के सब लोग बैठे थे। हमने प्रशासन से, एसपी साहब से, आईजी साहब से, जयपुर गृह मंत्रालय से बातचीत कर ली है और 19 तारीख की शाम तक बच्चे की बरामदगी की बात हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है और हम थोड़ा संतुष्ट हुए हैं। इसलिए हमको सबको इनको समझा करके और यहाँ से ये जाम हमने हटाया है। 19 को हमें विश्वास है कि पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से लगा हुआ है, बच्ची बरामद हो जाएगी तो ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे। देखिए, धरना तो आम जनता का है, कोई भाजपा ने नहीं लगाया। ये आम जनता का, सब लोगों का धरना है। धरना भाजपा का नहीं, आम जनता कभी धरना लगा सकती है किसी सरकार में। ये पार्टी विशेष का धरना थोड़ी था, लोकतंत्र में छूट है वैसे धरना लगाने की। जो प्रदर्शन था और धरना था, ये थोड़ा आक्रोश था लोगों में, इसलिए हुआ और हमने हमारी प्रोग्रेस से इनको अवगत करवाया और थोड़ा समय चाहे कार्रवाई करने में और कार्रवाई की जा रही है, ऐसी बात नहीं है और जल्दी इस केस में प्रोग्रेस आ। दुराचार पीड़िताओं के उपचार को लेकर हनुमानगढ़ में निर्भया कक्ष बनाया गया है। बड़ी बात है कि हनुमानगढ़ प्रदेश का पहला जिला मुख्यालय है जहां के राजकीय जिला अस्पताल में यह सुविधा शुरू की गई है। कलेक्टर रामनिवास ने मंगलवार को अस्पताल में निर्भया कक्ष का उद्घाटन किया।
डॉक्टर MP शर्मा के PMO बनते ही महात्मा गांधी स्मृति राजकीय अस्पताल सफलता की ऊंचाइयों को छूने लगा है। मंगलवार को अस्पताल ने एक इतिहास रचा। दरअसल हनुमानगढ़ प्रदेश का पहला जिला मुख्यालय हो गया है, जहां के राजकीय अस्पताल में निर्भया कक्ष की स्थापना की गई है। वहीं देश में हनुमानगढ़ का नंबर 8वां है। यह छोटी बात नहीं। जिला कलेक्टर रामनिवास ने खुद अस्पताल प्रबंधन की सराहना की। निर्भया कक्ष का जो उद्घाटन किया गया है, उसमें जो रेप केसेज हैं उनकी गोपनीयता बनाए रखने के लिए, उनकी जांच के लिए एक अच्छा प्रयास है और हम इसमें चाहेंगे कि तहसील स्तर पर जाकर के भी इस तरह के निर्भया केंद्र बने। अस्पताल में मंगलवार को बायोमेट्रिक मशीन का भी उद्घाटन हुआ। इसके तहत अब डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ को समय की पाबंदी का बखूबी ध्यान रखना होगा। कलेक्टर ने कहा कि अस्पताल के लिए यह जरूरी था, इससे मरीजों को राहत मिलेगी। बायोमेट्रिक्स का उसका मशीन का उद्घाटन किया गया है। इससे निश्चित रूप से जो कर्मचारी यहाँ के जो ड्यूटी पे हैं उनको समय की पाबंदी के बारे में अनुशासन बढ़ेगा। कर्मचारी, नर्सिंग स्टाफ वगैरह सब समय पर उपस्थित रहें और हॉस्पिटल की जो कार्यप्रणाली में सुधार हो, हम इससे आशा करते हैं। नगर परिषद सभापति राजकुमार हिसारिया ने PMO डॉक्टर MP शर्मा की कार्यशैली को सराहा और कहा कि दोनों ही सुविधाओं से मरीजों को राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगर इच्छा शक्ति हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। डॉक्टर शर्मा ने इसी का परिचय देकर दानदाताओं से संपर्क साधा और बेहतरीन सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। जो यहाँ पे हॉस्पिटल में जो हमने देखा कि भी जो निर्भया कक्ष बना है, ये शायद राजस्थान का पहला और हिंदुस्तान का 8वां है। ये बहुत बड़ा अच्छा प्रयास है और मैं जो डॉक्टर साहिबान को सबको मैं इसके लिए धन्यवाद और उनको उनकी जो मेहनत है उनकी मैं सफलता की कामना करता हूँ। और साथ में जो बायोमेट्रिक्स लगाया है, ये भी आज के समय की बहुत ज़रूरत है। तो हर आदमी को समय पे आना पड़ेगा, समय पे जाना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा प्रयास है। इसके लिए भी मैं स्टाफ को धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर MP शर्मा जी को धन्यवाद देता हूँ, सभी डॉक्टर्स को मैं धन्यवाद देता हूँ। हनुमानगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मसला तूल पकड़ता जा रहा है। हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से खैरातीलाल गिल्होत्रा के अपहरण के बावजूद पुलिस की जांच प्रक्रिया धीमी है। इस तरह के आरोपों के साथ वकीलों ने ASP महेंद्र हिंगोनिया से मुलाकात की और उन्हें ज्ञापन दिया। वकीलों ने कहा कि अगर 2 दिन में खैरातीलाल गिल्होत्रा का पता नहीं लगाया गया तो जिले भर में वकील हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि खैरातीलाल गिल्होत्रा युवा वकील गणेश गिल्होत्रा के ताया हैं। बदमाशों का हौसला देखिए कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जैसे व्यस्ततम इलाके से दिन दहाड़े एक बुजुर्ग का अपहरण कर लेते हैं और पुलिस बाद में लकीर पीटती रह जाती है। पुलिस छठे दिन भी खैरातीलाल गिल्होत्रा अपहरण कांड की गुत्थी नहीं सुलझा सकी। अरुणवंश सभा के बाद मंगलवार को बार संघ के प्रतिनिधियों ने ASP को ज्ञापन देकर पुलिस पर ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। अध्यक्ष उग्रसेन नैन, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत, गणेश गिल्होत्रा, रघुवीर वर्मा, मनोज शर्मा और राजेंद्र तिवाड़ी आदि ने पुलिस पर आरोप लगाया कि जिले भर में पुलिसकर्मी अपराधियों से मिले हुए हैं। पुलिस का बर्दाश्त होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिनके लाइसेंसिंग है वो बैठे हैं और जिनके तो लाइन में बैठे हैं। उत्कृष्ट सेवा हमारे निकल रहा है। चलो साहब एक भी चोरी पकड़ ली हो किसी ने, पुलिस वाला थाने वालों ने नहीं पकड़ी, कौन पकड़ी बताओ साहब, कौन पकड़ी? बार संघ के अध्यक्ष उग्रसेन नैन ने पत्रकारों को बताया कि एडवोकेट गणेश गिल्होत्रा के ताया खैरातीलाल गिल्होत्रा का सरेआम अपहरण कर लिया गया, लेकिन पुलिस अब तक कॉल डिटेल तक नहीं मंगवा पाई। इससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठता है। हमारे वकील साहब श्री गणेश जी गिल्होत्रा के भाई खैरातीलाल जी का दिनांक
12/6/2015 को सुबह 5-6 बजे किसी अज्ञात व्यक्तियों ने किडनैप कर लिए। आज 5-6 दिन हो गए, फिर भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इतने सीरियस मैटर में भी अभी तक कोई एसपी साहब से मिलने आए थे, एसपी साहब नहीं मिले, एडिशनल साहब मिले। उन्होंने अब तक इनकी कॉल डिटेल जो लास्ट इनकी पंजाब में निकली है वो भी इन्होंने अभी कलेक्ट नहीं की है। तो ये बहुत सीरियस मैटर है। इस संबंध में बार संघ के सभी अधिवक्ता आके आज मिले हैं। अगर 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो सभी डिस्ट्रिक्ट के अधिवक्ता हड़ताल पे जाएंगे। बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वारदातों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ धरे है। आखिर पुलिस को किस बात का इंतजार है? उन्होंने 2 दिन का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर गिलहोत्रा का पता नहीं लगाया गया तो जिले भर के वकील आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। पहले 4 केस अपहरण के इसी हाउसिंग बोर्ड से जंक्शन थाने में दर्ज है, वो भी ट्रेस आउट नहीं हुए। गांव के अंदर एक आधा अपहरण रोज होता रहता है। अब ये पुलिस प्रशासन किस बात की इंतजार कर रहा है कि हमें ये पता है, सबको पता है, सोसाइटी के सब लोग जानते हैं कि जो इस तरह का अपहरण होते हैं उनमें या तो अंग निकाल के बेचे जाते हैं या उनको किसी प्रॉपर्टी के लालच से मारा जाता है। पुलिस आराम से हाथ धरे बैठी है, अब तक कुछ किया नहीं। एक ASI को भेजा है, इतने योग्य पुलिस अधिकारी जो है ना लाइन में बैठे हैं, रेंज में बैठे हैं, किसी को कोई ड्यूटी नहीं है। एक ASI को भेज दिया कि हम पकड़ लेंगे। अभी हमारे बार संघ ने आंदोलन की धमकी दी है, अगर हमारे वकील साहब के भाई को नहीं पकड़ा गया तो हम इसको बड़ा सीरियस लेंगे और इसको आंदोलन जिले स्तर पे चलाएंगे। और हम SP साहब से भी निवेदन करते हैं कि अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकी तो ये पब्लिक इस SP ऑफिस को घेर लेगी और आपका जो है दिन का रूटीन खराब कर देगी। और उससे पहले आपको चाहिए कि आप कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारें। एडवोकेट जितेंद्र सारस्वत ने कहा कि जिले में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सट्टा और बुक्की का कारोबार चरम पर है, शराब और भूमाफियाओं का धंधा जोरों पर है और पुलिस उनके साथ पार्टनर की भूमिका निभा रही है। रोज सट्टे लगते हैं, बुक्की आराम से चल रही है, भादरा के अंदर शराब का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था थोड़ी। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। दुर्गा देवी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित संस्था राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन, जहां पर BA, BCom, BCA, BBA की शिक्षा दी जाती है। महाविद्यालय आधुनिक सुविधाओं से युक्त और विशाल बिल्डिंग वाली शिक्षण संस्थान है। इस संस्था का उद्देश्य विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा देना, आधुनिक विज्ञान से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना, अनुभवी एवं उच्च योग्यताधारी व्याख्याता, शांत एवं प्रदूषण मुक्त खुला वातावरण, इंडोर आउटडोर खेल सुविधा, खेल गतिविधियों हेतु 1,10,000 वर्ग फीट का विशाल स्टेडियम, हिंदी एवं इंग्लिश मीडियम की अलग अलग कक्षाएं संचालित करने वाला जिले का प्रथम महाविद्यालय। प्रोजेक्ट के माध्यम से स्मार्ट क्लासेस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा महाविद्यालय हनुमानगढ़ जिले का प्रथम महाविद्यालय है, जहां हिंदी मीडियम के साथ साथ इंग्लिश मीडियम छात्र छात्राओं के लिए अलग से कक्षाएं चल रही है। प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में विद्यार्थी संख्या में वृद्धि हो रही है और पिछले वर्षों की भांति इस वर्ष भी महाविद्यालय में 2 नए कोर्स प्रारंभ किए जा रहे हैं, MA अर्थशास्त्र एवं MA पंजाबी। तो अपने उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें राजस्थान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन। बेबी हैप्पी मॉडर्न PG कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, BCom, BCA, BA, MSc केमिस्ट्री, MSc मैथ्स, MSc बॉटनी, MSc कंप्यूटर साइंस, MCom ABST, MA जियोग्राफी, MA सोशलॉजी, MA पंजाबी। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत वर्ष के परीक्षा परिणाम में 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त करके एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉरपोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लैब, प्लेग्राउंड, कैंटीन, लाइब्रेरी, ट्रांसपोर्ट
आदि की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हमारे महाविद्यालय का गत वर्ष का परीक्षा परिणाम 100% रहा, जिसमें से 25 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में अपना स्थान प्राप्त कर महाविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया। हमारा महाविद्यालय जिले का प्रथम महाविद्यालय है जिसमें MSc केमिस्ट्री, बॉटनी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस तथा MA ज्योग्राफी, पंजाबी, सोशियोलॉजी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। माता किताब कौर ITI NCVT भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हनुमानगढ़ जिले की पहली QCI एफिलिएटेड संस्था, जहां इलेक्ट्रीशियन और फिटर से संबंधित कोर्स करवाए जाते हैं। 2.5 लाख स्क्वायर फीट में फैला कैंपस, हर तरह के इक्विपमेंट व मशीनरी से सुसज्जित लैब, हाई क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। हमारी संस्था 2004 से शिक्षा क्षेत्र में कार्य कर रही है। सुनिश्चित रोजगार, छात्रों के आने जाने के लिए बस सुविधा, आधुनिक वाईफाई व CCTV कैमरास से युक्त क्लासरूम। बीकानेर संभाग की एकमात्र ITI, यहाँ CNC मशीन द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान में जॉब से पहले इंडस्ट्री में ट्रेनिंग, नवीन उपयोगी तकनीक से प्रोजेक्ट व प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाती है। माता किताब कौर ITI कैंपस 14 SSW कोहला टोल नाके के पास, मेगा हाईवे, हनुमान। सीवरेज सिस्टम शुरू से विवादों में रहा है। मामूली बारिश के बाद सीवरेज सिस्टम की एक बार फिर पोल खुल गई। टाउन स्थित VM गर्ल्स कॉलेज के सामने सड़क की स्थिति देख वास्तविकता का पता चलता है। यह है हनुमानगढ़ का सीवरेज सिस्टम, वो सिस्टम जिस पर करीब 70 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। गनीमत है कि अभी शहर में सीवरेज सिस्टम को अमली जामा नहीं पहनाया गया, वरना घरों के मलमूत्र सड़कों पर तैरते नजर आते और शहरवासियों को बीमारियों की सौगात मिलती। VM कॉलेज के पास स्थिति देख नागरिकों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने समूचे सिस्टम पर सवाल उठाया। सीवरेज निर्माण जो हुआ है वो बिल्कुल ही घटिया है। इसके अंदर सीवरेज के बाद जो इन्होंने खड्डे किए थे उस पर जरा सी मिट्टी डाल के और उसको पाट दिया। अब जरा सी भी बारिश होते ही सड़कों में खड्डे पड़ जाते हैं। और पहली बात तो ये कि जो इन्होंने निर्माण किया था वो निर्माण भी बिल्कुल सही नहीं था। उस वक्त भी कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा, आप इस सड़क पे ढंग से नहीं चल सकते। और अब पिछली बारिश के बाद 3-3, 4-4, 5-5 फुट तक के खड्डे, जिनके अंदर मोटरसाइकिल सवार को हमने बुरी तरह गिरते हुए देखा है, चोटिल भी हुए हैं। तो ये जो चीज़ है बहुत ही सुधारने की ज़रूरत है इसको। कि ये जो सीवरेज का जो काम हुआ है इसके अंदर बिल्कुल ही गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया है। इसके अंदर जो पाइपें डली है वो बिल्कुल छोटी है और ये जो थोड़ी बहुत बारिश आने के बाद में ये हाल हो जाता है कि इसका कोई कुछ भी कह नहीं सकते। और ये परसों जो बारिश हुई है इसके अंदर इतने बड़े गड्ढे हो गए कि लोग बाग उसके अंदर, एक तो टाटा 407 और एक ट्राली उसके अंदर धंस गई थी, ठीक है। और उसके बाद में ये है कि भी इस गुणवत्ता, इसके ऊपर जो कार्य नहीं हुआ, गुणवत्तापूर्वक कार्य है, तो इसके लिए या तो निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए या ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। अब ये जो लिपापोती कर रहे हैं ये इसके ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं और जो इन्होंने पहले पाइप डालने के बाद में जो इनको मिट्टी अच्छी तरह से डाल के इसको लेवल करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया, बल्कि इन्होंने लिपापोती करके और इसके ऊपर वापस सड़क बना दी कि भी लोगों को ये दिख जाए कि भी इसके ऊपर सड़क बन गई। लेकिन ये थोड़ी सी बरसात होने के बाद में ये जो सड़क का लेवल था ये बिल्कुल सड़क नीचे बैठ गई, इसके कारण आने जाने वालों को नुकसान होता है। तो इसलिए मेरी आपसे मीडिया के माध्यम से ये गुजारिश है कि निर्माण एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। नागरिकों ने जहां गुणवत्ता पर सवाल उठाया, वहीं मौजूदा सत्ता पक्ष के पार्षद कहते हैं कि अगर सही तरीके से मॉनिटरिंग होती तो यह दिन नहीं देखने पड़ती। पार्षद महादेव भार्गव ने स्काई चैनल को बताया कि जब खबर मिली तो सभापति राजकुमार हेसारिया के साथ मौके पर जाकर देखा। वाकई स्थिति खराब है, लेकिन मैनेजर को बुलाकर काम दुरुस्त करवाने को कहा है। पुराना सीवरेज बिछा हुआ था, उसके अंदर समस्या आई, कई जगह नैयाबादी के अंदर ही, ये सूर्यनगर में भी ये समस्या आई है और व्यापार मंडल के पास बहुत बड़े क्षेत्र में करीब 100-150 फुट के अंदर
सड़क काफ़ी गहराई तक गई है। तो वहाँ उस समय मॉनिटरिंग की समस्या थी। अगर मॉनिटरिंग होती तो शायद वो काम सही होता। अब हमने नगर पालिका की जेसीबी लगा के जो एरिया जहाँ पे पानी गया है, जो थोत नज़र आ रही है, या हम अब देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं भी कहाँ जहाँ पानी है ना, सड़क को हटा के उसको देख रहे हैं। फिर पानी डलवा के भी पानी से मिट्टी चली जाए। तो वो ठेकेदार निर्माण एजेंसी जो है सीवरेज की, वो आ गई है। उनके मैनेजर राम सिंह जी, वो अब मौके पे उनको बुला लिया था, वो लगे हुए हैं। तो पहले तो पानी टैंकरों से पानी डाल के जो थोत है वो ख़त्म करेंगे, फिर मिट्टी डलवाएंगे और मिट्टी डलवा के फिर पानी डलवाएंगे। उसके बाद के अंदर रोलिंग करके रोलर से, उसके बाद के अंदर उसके ऊपर सड़क का कार्य करवाएंगे। पहले जो गलती रही है भी, जहाँ पे भी ये कार्य हुआ था तो उसके अंदर पहले पानी डलवा के, पहले जहाँ भी मिट्टी की जाने की थी तो वो पानी से मिट्टी अपनी जगह ले लेती और फिर रोलिंग करवा के अगर कार्य होता तो ऐसी नौबत नहीं आती। पार्षद महा के खिलाफ नगर परिषद कोई निर्णय नहीं ले सकती क्योंकि निर्माण एजेंसी कोई और थी। हाँ, हम उन्हें बता सकते हैं और बताया भी है। नगर पालिका इसको नहीं देख रही है। ये नगर पालिका क्षेत्र में तो अलग है, इसको अलग एजेंसी देख रही है। तो वो सारा दायित्व, पेमेंट, भुगतान भी वही कर रही है। हैंडओवर तो नगर परिषद के पास ही आना है। नहीं, हैंडओवर नगर पालिका के पास होना है। तो हम उस पर अब लग रहे हैं कि भी जहाँ जहाँ भी ऐसी समस्याएं हैं उनको पाबंद भी कर दिया है। चेयरमैन साहब अभी कह के आए हैं और डॉक्टर साहब लेवल पे मंत्री महोदय ने भी ये जयपुर स्तर पे ये वापस जो समझौता हुआ है तो ये प्रयास करके भी वही उसी निर्माण एजेंसी से इसको जंक्शन में तो पूर्ण जो हो गया है उसको शुरू करवाएं और टाउन में जो बकाया काम है उसको करवा के अतिशीघ्र ही सीवरेज व्यवस्था को सुचारू कर। नगर परिषद के सभापति राजकुमार हिसारिया के मुताबिक नए ठेकेदार को काम दिया गया है। स्थिति विकट है लेकिन शीघ्र ही सुधार किया जाएगा। वो मैंने जो अभी व्यापार मंडल स्कूल के आके निरीक्षण किया है और वहाँ पे हमने काम भी शुरू करवा दिया और वो ठेकेदार भी आ गया है जो सीवरेज को संभालना है, जिसने उसने काम संभाल लिया है और वो जल्दी पूरा। बारिश के बाद शहर की बदहाल स्थिति से लोग परेशान हैं। जंक्शन और टाउन में जगह जगह पानी जमा रहने से आवागमन बाधित हो रहा है। इतना ही नहीं, नगर परिषद प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजामात नहीं होने से पार्षदों सहित आमजन में रोष व्याप्त है। शहर भर में पानी निकासी को लेकर किए गए इंतजामात की पोल एक बारिश के बाद सामने आ गई। जंक्शन हो या टाउन, जगह जगह पानी जमा है। टाउन में हालात और भी खराब हैं। टिब्बी रोड, सिंधी मोहल्ला, नई आबादी क्षेत्र, पंचायत समिति के पास, मेन बाजार, नगर परिषद कार्यालय के पास पानी जमा होने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। इससे लोग परेशान हैं और नगर परिषद की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। पार्षद मनोज सैनी का कहना है कि पानी निकासी नहीं होने की वजह से बारिश के बाद शहर के हालात बदतर हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन आग लगने के बाद कुआं खोदने के सिद्धांत पर काम कर रहा है। जब मानसून आ जाएगा और बारिश होगी उसके बाद पानी निकासी की व्यवस्था की जाएगी। सैनी ने कहा कि मानसून सत्र है लेकिन कोई सजगता नजर नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि बारिश के दिनों में पेचवर्क का कोई मतलब नहीं होता। पिछले दिनों हुए लाखों के पेचवर्क पानी में बह गए। देखते हुए शहर में पानी की निकासी बिल्कुल नहीं है। हर क्षेत्र में जो है पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी चला जाता है। प्रशासन इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। प्रशासन तो आग लगने के बाद कुआं खोदता है। नाले के लिए जो 3 करोड़ के जो टेंडर होने थे वो अब तक टेंडर नहीं हुए। और मानसून आने के बाद अगर वो लगेंगे उससे क्या फ़ायदा होगा। आज नई आबादी क्षेत्र में गली नंबर 1 से लेकर के 5 नंबर गली तक लोग बड़े दुखी हैं इस बात से। मैंने पहले भी प्रशासन को 2 महीने पहले बताया था कि बरसात आने वाली है और आप इसमें टेंडर लगाओ और इस नाले की सफाई करो और नाले को जो चौड़ा करो। कोई सोच इसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। अध्यक्ष महोदय को भी मैंने इस मौका भी दिखाया था। उन्होंने मौके पर जाकर के वस्तु स्थिति को भी देखा तो उन्होंने समझ में आ गया था भी वास्तव में ये लोग बड़े परेशान हैं, लेकिन उसके बावजूद अब तक काम नहीं हुआ। ऐसे ही क्षेत्र में शहर के अंदर चाहे सिंधी मोहल्ला हो, टिब्बी रोड हो, नगर पंचायत समिति हो, नगर परिषद कार्यालय जो है वर्तमान में उसके सामने हो, बाजार के अंदर हो, हर जगह पानी इकट्ठा होता है। निकासी की कोई सुचारू व्यवस्था नहीं करते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये 2 दिनों से बारिश हो रही है। हमारा ये रोजगार बंद हुआ पड़ा है। आने जाने वाले को बहुत दिक्कत हो रही है। 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है। कोई लेडीज है, कोई बच्चा है, कोई टप नहीं सकता यहाँ से है। हम 2-3 दिन से कारोबार बंद करके बैठे रहते हैं।
इस सड़क का कोई निर्माण कराओ। इस निर्माण के कारण ये सड़क कुछ ऊंची होगी, फिर ही हमारा कार्य चलेगा। पानी खड़ा हो जाता है क्या? पानी बिल्कुल खड़ा हो जाता है जी, 3-3 फुट पानी खड़ा हो जाता है यहाँ पे। सारे शहर का पानी यहाँ इकट्ठा होता है आगे। कौन सा एरिया पड़ता है ये जी चिंडल स्कूल के सामने है जी। अच्छा। शहर में दुकानों के आगे पानी जमा होने से दुकानदारों का रोजगार प्रभावित हो जाता है। कई दिनों तक पानी नहीं सूखता, ऐसे में ग्राहक दुकान पर नहीं पहुंचते। दुकानदारों का कहना है कि वर्षों बीत गए, लाखों के बजट पास हुए और पानी में बह गए, लेकिन शहर के हालात वहीं के वहीं हैं। सबसे पहले तो हमारे गली में रोड नहीं बनाया गया, मिट्टी नहीं गिरी हमारे गली में बिल्कुल भी। सारे गली बन चुकी है, वहाँ पे एक हमारी गली में मिट्टी नहीं गिरी। दूसरा नंबर, पानी सारे चारों तरफ तो ऊंचा हो गया और बीच में वो गहरा हो गया। हमारे जाने आने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये समस्या कम से कम 1 महीने से हो रही है। जब भी बारिश आती है समझ लो, एक तो खाला पटवाए और नाली जेसीबी से वो खाला पटा हुआ है, न जाने का रास्ता है न आने का रास्ता है। इस संबंध में पार्षद महादेव भार्गव का कहना था कि पानी निकासी को लेकर नगर परिषद में 10.5 करोड़ की योजना बनाई है, जिसमें एक पंप हाउस बरकत कॉलोनी और एक पंप हाउस पंजाबी मोहल्ला में बनना है। इसके तहत एसी प्रेशर पाइप से पानी पंप करने की योजना है। शहर में पानी निकासी को लेकर सुचारू व्यवस्था बनाने के लिए नालों का निर्माण होना प्रस्तावित है। इसके साथ ही पुलिया निर्माण भी करवाया जाएगा। भार्गव ने कहा कि जल्द ही टेंडर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नालों का निर्माण और पंप हाउस का निर्माण होने के साथ ही पानी की निकासी की समस्या से शहर को निजात मिल जाएगी। निकासी के लिए 10.5 करोड़ रुपए के हमने प्रस्ताव भेजे थे राज्य सरकार को, तो 13वें वित्त आयोग के अंदर 5 करोड़ रुपए की हमें लेटर ऑफ क्रेडिट मिल चुकी है। तो उन 5 करोड़ रुपए के लिए हमने जो 10.5 करोड़ की योजना बनाई थी नगर परिषद ने, तो उसमें 2 पंप हाउस थे, एक बरकत कॉलोनी क्षेत्र के अंदर और एक ये पंजाबी मोहल्ले में लोहिया कॉलोनी के पीछे, उसके लिए पंप हाउस का निर्माण था। उसमें 450 से लेकर 600 mm एसी प्रेशर पाइप से पानी पंप करने की योजना है और शहर के अंदर सुचारू व्यवस्था करने के लिए नालों का निर्माण है। जो SRM स्कूल से ओवरब्रिज तक, कोला रोड से नहर से लेके ये इधर ये वेटनरी हॉस्पिटल तक, सूर्यनगर के बीच में से होता हुआ वो उस मेन रोड के नाले से मिलान करते हुए टिब्बी रोड पे SRM स्कूल के सामने दूसरी तरफ रेलवे लाइन की तरफ से लेके रेलवे स्टेशन तक एक बड़ी नाली का निर्माण, ज्ञानदान स्कूल से लेके श्याम मुखर्जी कॉलोनी तक, और पुलियों का जो निर्माण करने का है, एक तो आंडी रेस्टोरेंट के पास से सीधा पंजाबी मोहल्ले में एक 3.5 लाख की पुलिया का निर्माण, यूं ही ये ओवरब्रिज के नीचे 6 नंबर चुंगी पे एक पुलिया का निर्माण, मुखर्जी कॉलोनी से बांध के साथ चलते हुए जो बड़ा नाला बना हुआ है बरकत कॉलोनी समाप्त होते ही बिहारी बस्ती की शुरुआत में, उसका मिलान। टेम्पो चालक यूनियन ने बढ़ी हुई टोल दरों के खिलाफ सूरतगढ़ रोड स्थित टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया। टेम्पो चालकों का कहना था कि सड़क पूरी तरह से टूटी हुई है, फिर भी टोल दरों में 3 गुना बढ़ोतरी कर टोल संचालक मनमानी कर रहे हैं। टेम्पो चालक यूनियन के प्रतिनिधियों ने सूरतगढ़ रोड स्थित टोल प्लाजा पर प्रदर्शन किया और बढ़ी हुई टोल दरें वापस लेने की मांग की। टेम्पो चालकों का कहना था कि पहले सूरतगढ़ अप डाउन 60 रुपए और पीलीबंगा के 35 रुपए लिए जाते थे, लेकिन अब बढ़ाकर सूरतगढ़ के 210 और पीलीबंगा के 135 कर दिए गए हैं। टेम्पो चालक इतना टोल वहन नहीं कर सकते। वहीं टेम्पो चालकों का कहना था कि यह सड़क तो टोल के लायक है भी नहीं, फिर भी इतनी टोल वसूली की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टेम्पो चालकों ने टोल वसूली कम नहीं करने पर आंदोलन की चेतावनी दी। हमारा टोल नाका 210 रुपये है, इसलिए हम सारे टाटा एस वाले जंक्शन धान मंडी स्टैंड वाले इकट्ठे होके यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, तो हमारा टोल नाका 60 रुपया किया जाए और पीलीबंगा का 35 रुपया किया जाए। तो 10 रुपये सूरतगढ़ का है जी और 135 पीलीबंगा का है।
ये मांग है जी हमारा टूल नाका पहली मंगा का 35 रुपए हो और सूरतगढ़ का अप डाउन 60 रुपए हो। ये गाड़ी 60.5 क्विंटल ही पास है और इसका जो टोल नाका लग रहा है वो 5 टन का लग रहा है। वो 5 टन का लग रहा है। मैं कलेक्टर के पास जाएंगे जी और पूरा प्रदर्शन करेंगे और टोल नाका घट करवाने के लिए सड़क जाम करेंगे। सड़क वैसे तो ये टोल नाके के काबिल भी नहीं है, फिर भी हमारा हम बिल्कुल वाजिब देने के लिए तैयार है। बिल्कुल खड्डे हैं सड़क पर। से लेके जंक्शन तक पूरी 50 किलोमीटर है, जिसमें से 35 किलोमीटर खराब है, 15 किलोमीटर कहीं चलने लायक है और फिर भी ये टोल नाका ले रहे हैं 235 रुपये सूरतगढ़ का, जो कि नाजायज है। 60 रुपये जो हम पहले वैन कर रहे थे उसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें 60 रुपये में, लेकिन अब जो 235 रुपये ये नहीं वैन होगा। इसके लिए हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इकट्ठे होकर कलेक्टर प्रदर्शन करें, गाड़ी रोकें, जाम लगाएं, कुछ भी कर सकते हैं। आज इनको कहने के लिए है हमारा टोल नाका कम किया जाए, ये नहीं मानेंगे तो कल कलेक्टर के एप्लीकेशन लगाएंगे, परसों यहाँ जाम लगाएंगे। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। टाउन के वार्ड 26 और 27 के नागरिकों ने नगर परिषद प्रशासन द्वारा दी जाने वाली मूलभूत सुविधाएं से वंचित हैं। पहली समस्या तो यह है कि वार्ड रेलवे स्टेशन के उस पार है। दूसरा, प्रशासन की अनदेखी से न तो पेयजल की व्यवस्था है और न ही बारिश के बाद पानी निकासी की। टाउन का वार्ड 26 और 27 बारिश के बाद बदहाल स्थिति में है। नालियों और सड़कों की बदहाल स्थिति की वजह से पानी की निकासी नहीं हुई, जिससे लोग परेशान हैं। नागरिकों का कहना है कि वार्ड 26 और 27 का इलाका रेलवे स्टेशन के उस पार है, जिससे इन वार्डों के लोगों का सरकारी अस्पताल, मेन बाजार आने में भारी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं दूसरी ओर पानी की सप्लाई भी सुचारू नहीं है। सड़कों और नालियों की बदहाल स्थिति की वजह से नागरिकों में रोष व्याप्त है। वार्ड वासियों का कहना है कि सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन इन वार्डों की स्थिति में बदलाव नहीं आया। अभी तक वार्ड में सड़कें, नालियां, स्ट्रीट लाइटें और पेयजल को लेकर ही समुचित विकास नहीं हुआ है। वार्ड वासियों ने इस संबंध में जिला कलेक्टर से मिलकर समस्या के समाधान की मांग की। वार्ड नंबर 26 और 27 रेलवे स्टेशन के उस पर पड़ता है, जिसमें से करीब 10,000 आबादी वहाँ रहती है। वहाँ आज ना तो सड़कें हैं, चलने के लिए टूटी फूटी सड़कें हैं। आज 15 सालों से वहाँ 3 बार पार्षद चेंज हो चुके हैं, 3 बार कमिश्नर चेंज हो चुके हैं, 3 बार सभापति चेंज हो चुके हैं। उसके बावजूद भी ना तो वहाँ सड़कें हैं, ना ही वहाँ से निकलने के लिए रास्ता है। आज अगर सरकारी अस्पताल जाना पड़े, किसी बैनमेटिक प्रेगनेंसी का हो तो 5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। ना तो वहाँ अंडरपास और ब्रिज की सुविधा है, तो लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ती है। और ना ही सड़कें हैं, नालियों को लेकर वहाँ बड़ी दुविधा रहती है। नालियाँ टूटी फूटी है, पानी अगर बरसात का पानी आ जाए तो निकासी की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है। वार्ड नंबर 26 और 27 में अगर पानी आ जाए तो वहाँ बीमारी फैलने की आशंका रहती है और बिल्कुल ही लाइटों की सुविधा नहीं है। स्ट्रीट लाइटें देखें तो बेरा से लेकर और पूरी पारिक कॉलोनी वार्ड नंबर 26-27 में स्ट्रीट लाइटें बंद रहती है। और जब पार्षद और जब सभापति से जवाब मांगा जाता है तो हर बार वो ये कहते हैं कि बजट नहीं है। हर बार वो बजट की कहते हैं कि बजट नहीं है जी, नगर परिषद का बजट खत्म है। 15 सालों से वहाँ बुरा हाल पड़ा है और वहाँ पे सीवरेज की अभी ताज़ा घटना हुई है। सीवरेज की पाइपों को लेकर करोड़ों का भ्रष्टाचार वहाँ पे हुआ है। टूटी फूटी या नकली वहाँ पे कंपनियों की नकली कंपनी को पाइपें वहाँ डाल दी गई है सीवरेज की, जिससे कि भारी गड्ढे, बरसात से भारी गड्ढे हो गए हैं और सीवरेज की पाइपें टूटने का आसार है, जिससे पानी के लीकेज हो गए हैं। जगह जगह पानी के लीकेज हो चुके हैं और लोगों को भारी पानी पीने की सुविधा की उपलब्ध नहीं हो रहा है। आज पानी पीने का नहीं मिला लोगों को, लोग 2-2 किलोमीटर दूर से जाकर मीठे पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, पानी लेकर आ रहे हैं। पूरी पारिक कॉलोनी मीठे पानी से त्रस्त है, मीठे पानी को लेकर त्रस्त है और वहाँ पे सीवरेज के लेकर जगह जगह गड्ढे भरे पड़े हैं, पानी से टूटा फूटा पूरा हाल पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज रोटरी भवन में हुआ। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में जिले भर के 60 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं।
चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जिला बॉक्सिंग संघ की ओर से डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन रोटरी भवन में किया गया। 2 दिवसीय प्रतियोगिता में 60 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के विजेता चयनित खिलाड़ी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। वहीं प्रतियोगिता के दौरान शामिल नेशनल खिलाड़ियों ने नेशनल फेडरेशन नहीं होने पर पीड़ा जताई। के बॉक्सिंग चैंपियनशिप है जी, इसमें मैन भाग ले रहे हैं। करीबन 60 बच्चे भाग ले रहे हैं और ये बच्चे यहाँ से जो विनर होगा वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ये 16-17 2 दिन चलेगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, नौर, भादरा, रावसर, संगरिया, हनुमानगढ़। ये डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप है, इसमें पूरे जिले के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, गर्ल्स और बॉयज़। हर साल डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है, जो यहाँ से बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेलते हैं और राज्य में जो सिलेक्ट होते हैं वो नेशनल कैंप और नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। ये जिला बॉक्सिंग संघ के द्वारा किया जा रहा है। में 2nd पोजीशन है मेरी 2012 के अंदर। तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो और स्टेट में भी अभिषेक जी मटोरिया हैं, फेडरेशन के अध्यक्ष हैं, ठीक है, काम हो रहा है। पर नेशनल फेडरेशन वैन है, नेशनल में इंडिया की कोई फेडरेशन ही नहीं है, तो उसके ऊपर उनको काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब वो फेडरेशन में आए थे तभी फेडरेशन 2012 के अंदर सस्पेंड हुई थी, तब उनको ही ये संभालने की ज़रूरत है ताकि वो आए, ताकि इंडिया की फेडरेशन बने। क्योंकि 3 साल से नेशनल्स भी नहीं हो रही हैं। अगर जब तक फेडरेशन नहीं बनेगी नेशनल नहीं होने वाली। तो अभिषेक जी मटोरिया को आगे आना चाहिए और उनको नई फेडरेशन के गठन में अपना सहयोग देना चाहिए। उनसे ये रिक्वेस्ट है। बाकी और खिलाड़ियों को सब कुछ मिल रहा है, स्कॉलरशिप आ रही है। अब तो राजस्थान स्पोर्ट्स काउंसिल ने भी दी है, किसी को 80,000, किसी को 1 लाख, जो भी है। मेरे भी 1 लाख रुपए आ रहे हैं, तो वो उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा स्पोर्ट्स काउंसिल को। और उनको भी स्पोर्ट्स काउंसिल से भी कहना चाहूँगा कि वो स्कॉलरशिप के जो छात्रवृत्ति के पैसे हैं वो टाइम पर दें, क्योंकि 2012 के पैसे वो अब दे रहे हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।